हेलो एवरीवन, प्रियंका दिस साइड। यूपीएससी मेंस 2025 के क्लास के डिलीवरी में दिस इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर जहाँ पे हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इंटायरिटी में डिस्कस करेंगे। कैवियट ये है कि अगर आपने कहीं और से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को कर लिया है और आपके पास एक होलिस्टिक नोट्स हैं तो आप प्लीज़ क्लास को स्किप कर दीजिए, क्योंकि दिस इज़ मेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम। और मेंस के लिए कंटेंट एक लिमिट तक कंटेंट एक्यूमुलेशन के बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉर यू टू फोकस ऑन रिटेंशन। उस कंटेंट का रिटेंशन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप एग्ज़ाम में जा करके उसको रिप्रोड्यूस करें। रिटेंशन एंड रिप्रोडक्शन पे काम कीजिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। एनीवन हु हैज़ नॉट डन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये क्लास आपके लिए है। एंड आज से हम कंटेंट डिलीवरी स्टार्ट कर रहे हैं। दिस एक पहला क्लास होगा। कल से हम 2-3 टॉपिक इकट्ठे लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके सारे जीएस पेपर 2 के टॉपिक्स को हम कवर कर दें। इसी तरह से 2026 पीपल यू कैन ऑल्सो वॉच ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक ऐसे टॉपिक है जो आज जो है वो 4 साल पहले भी था और 4 साल बाद भी रहेगा। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। सो हम किन किन टॉपिक्स पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस कर रहे हैं, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज़ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, रेशनले क्या है या प्रिंसिपल क्या है इस पूरे कंसेप्ट का। हम देखेंगे कि व्हाट आर द इसेंशियल्स एंड टेस्ट्स गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट। हम ये भी देखेंगे कि व्हाट आर द इशूज पर्टेनिंग टू दिस रेगुलेशन ऑफ दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अगेन वी विल गिव यू सम कॉन्स्टिट्यूशनल, जैसे कि लॉ कमीशन के रिकमेंडेशन क्या रहा है, पुंची कमीशन ने क्या कहा है, या फिर NCRCW 2002 ने क्या कहा है। इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे और ये सारे चीज़ आपको इकट्ठे इसी डिस्कशन में मिलेंगे, राइट। आई वुड से कि जैसे जैसे डिस्कशन बढ़ता जाता है आप लिखते जाइए, चीज़ें लास्ट में आपको क्लियर हो जाएगी। हम थोड़ा सा इम्फोसाइज करेंगे एग्जैक्टली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को डिस्कस करने में, उसके बाद हमारा टू द पॉइंट कट टू कट हमारा डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगेन, अगर आप क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया है, तो इस टॉपिक से सिर्फ एक ही सवाल आया है अभी तक, एंड दैट आस्क्स अबाउट एक्सप्लेनिंग कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एंड व्हाट इज द प्रिंसिपल फॉर इंक्लूडिंग दिस एज अ क्राइटेरिया फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, राइट। अभी हम 102 पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। बेसिकली हमें कंसेप्ट देखना है और क्या रीज़न है कि 102 के अंदर इसको 1021 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन का वन ऑफ क्राइटेरिया रखा गया है। सो दीज आर द टू क्वेश्चन, 2 पिलर्स जिसपे कि यूपीएससी ने पूछी है। इसके अलावा हम 5-6 और पिलर कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। देखिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक सिंपल कंसेप्ट है जहाँ पे कि आप एक गवर्नमेंट की पोजीशन, गवर्नमेंट की ऑफिस को होल्ड करते हैं और इसके बदले में गवर्नमेंट से आप रिम्यूनरेशन यानी पैसा डिराइव करते हैं। सिंपल कंसेप्ट है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कि एक पर्सन गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा है और उसके बदले में वो क्या उस बेनिफिट के तौर पे फाइनेंशियल गेन या फिर रिम्यूनरेशन डिराइव कर रहा है। तो एज सच ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई निगेटिव टर्म नहीं है। एज सच ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई निगेटिव कोनोटेशन इसका नहीं है। बट इसको हम ऐसे क्यों डिस्क्वालिफिकेशन पे क्यों बात करते हैं? क्योंकि आर्टिकल 1021 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको वन ऑफ द ग्राउंड्स बोला है जिसके तहत किसी भी पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर जिस ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट चूज करने से या फिर बनने से उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सो हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस कंसेप्ट को समझना ये हो जाता है कि ऐसी क्या बात है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में कि अगर कोई इंडिविजुअल अगर गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑफिस होल्ड कर रहा है तो पार्लियामेंट यानी लेजिस्लेचर के लिए के मेंबर बनने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। एंड सेम प्रोविज़न है आर्टिकल 191A के अंदर। आर्टिकल 191A के अंदर ये प्रोविज़न है कि अगर कोई पर्सन स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट के एग्जीक्यूटिव के अंदर एम्प्लॉयड है तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर बनने के लिए क्या होता है, वो डिस्क्वालीफाइड हो जाता है। बस यही कंसेप्ट है 1021 में एंड 191 में। और दिस इज़ वन ऑफ द grounds for disqualification for a member being chosen for a person being chosen a member of parliament under 1021 and a person being chosen a member of state legislature under 191A। अब इशू क्या है देखते हैं। बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आप
ऑफिस होल्ड कर रहे हैं और इसके बदले में आपको क्या मिल रहा है, सरकार आपको पैसा दे रही है, राइट। डॉलर का साइन हम बना देते हैं, मनी ज़्यादा आएगा। ओके, सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन ब्रांच हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया। अब हम किसकी बात करने की बात कर रहे हैं कि आप एक ऑफिस होल्डर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और पैसे आप इनसे बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, तो आप क्या नहीं हो सकते, आप लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं बन सकते। यू आर डिसक्वालिफाइड फॉर बीइंग पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, इट्स एज सिंपल दैट। बट क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आप आर्टिकल 75 पढ़ते हैं तो वहाँ पे कहता है एक प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी द एग्जीक्यूटिव इन जनरल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड लोकसभा इन पार्टिकुलर। यानी एग्जीक्यूटिव किसके रिस्पॉन्सिबल है, एग्जीक्यूटिव किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बताइए कि आप अगर एग्जीक्यूटिव के से पैसे डिराइव कर रहे हैं, यू आर होल्डिंग ऑफिस अंडर एग्जीक्यूटिव, तो क्या कभी भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के इस एग्जीक्यूटिव को इम्पार्शलिटी के साथ, न्यूट्रलिटी के साथ इसकी जवाबदेही तय कर पाएंगे? जिससे आप पैसे ले रहे हैं, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं और जिससे आप तनख्वाह उठा रहे हैं, तो क्या आप उससे सवाल पूछ पाएंगे? इन नटशेल, सो दिस इज द प्रिंसिपल। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। क्योंकि एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपका सबसे फंडामेंटल काम क्या है, बाकी तो लेजिस्लेशन वगैरह सब कुछ करना ही है, लेकिन इंडिया में हमारे पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है एंड दैट इज आर्टिकल 75 जो है वो बेडरॉक है हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का। यानी सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराना है, बाकी तो लेजिस्लेशन वगैरह सब बनाना ही है, राइट। सो अगर वही हम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यानी एग्जीक्यूटिव जो है इस ऐसे पोजीशन में रहेगा जहाँ पे वो लेजिस्लेचर पे अनड्यू इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सके, और साथ ही साथ जो लेजिस्लेचर है वो इस पोजीशन में नहीं रहेगी कोई इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूटिव के ऊपर अपनी एक एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय कर पाए। साथ ही साथ हमारे पास एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, राइट, बट हमारे पास सेपरेशन ऑफ पावर्स तो है। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है, वन ऑफ द बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो अब देखिए यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर किस तरह से वायोलेट हो रहा है कि मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है यानी लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑफिस होल्ड किया है एंड रिम्यूनरेशन ले रहा है। सो दीज आर द, ये पूरा कंसेप्ट है आपके ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का, और इसीलिए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई निगेटिव कंसेप्ट नहीं है, बट इसका जो हमें ये पढ़ना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को एज अ ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन क्यों रखा गया है, एंड आई होप इट मेक्स सेंस। तो अब हम चलते हैं 191 क्लियर है, 102 क्लियर है। एक और बात छूट रही है कि 1021 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें पहले जो एक जनरल स्टेटमेंट है कि पर्सन जो है वो डिस्क्वालिफाइड होगा फॉर बीइंग चूजन एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। इसके बाद एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये है कि पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना करके कुछ ऑफिसेस को एक्सक्लूड कर सकती है जो कि डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट ना करे। इट्स एज सिंपल एज दैट। यानी पार्लियामेंट चाहे तो कुछ ऑफिसेस को एक्सक्लूड कर सकती है कि इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस को होल्ड करते हुए भी आप लेजिस्लेचर के मेंबर बन सकते हैं। बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ। और इसी के परसुएंस में पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट्री डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 इनैक्ट किया, और इसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑफिसेस डाले जो कि जिसको होल्ड करते हुए भी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं। और ये टाइम टू टाइम ये जो एक्ट है ये अमेंड होता रहता है, ये लिस्ट जो है वो बदलती रहती है, और ये किसके पास प्रीरोगेटिव है,
पार्लियामेंट के पास है। अब आप कहेंगे कि एक्सेप्शन क्यों? देखिए, हमारी जिस तरह की डेमोक्रेसी है, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। वी हैव फ्यूजन ऑफ पावर, जहाँ पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट किसी भी कोई भी पर्सन मिनिस्टर, किसी भी पर्सन को मिनिस्टर बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ज़रूरी है। यानी अगर आप मेंबर 6 महीने तक अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं तो आप मिनिस्टर नहीं बन सकते। या उल्टा भी कह सकते हैं कि कोई भी पर्सन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो एट मैक्स वो 6 महीने तक ही मिनिस्टर हो सकता है। यानी कि हमारे पास फ्यूजन ऑफ पावर है। हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की कंस्ट्रक्शन ऐसी है कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस की बात की गई है। और जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि मिनिस्टर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना ही होना, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है। और तो ये जो जनरल प्रोविजन है आर्टिकल 1021 के अंदर, इसको अगर फॉलो करें तो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एमपीज हैं और फिर वो जा रहे हैं, पहले एमपी बन रहे हैं और फिर वो जा रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं। बट ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऐसी कंस्ट्रक्शन है, ऐसी कैरेक्टर है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे हैव टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। यानी इस ऑफिस को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऑफिस को क्या किया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है कि ये ऑफिस एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम अट्रैक्टिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 1021 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया? आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब चलिए, हमने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट देख लिया। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कोई निगेटिव चीज़ नहीं है, कोई निगेटिव कंटेक्स्ट नहीं है, ये आपको समझ में अब आ गया होगा। हम अभी देखेंगे कि व्हाट इज़ द रेशनले, और अभी इतना जो डिस्कस किया है आपको अब सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ द रेशनले ऑफ मेकिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इसको वन ऑफ द ग्राउंड बनाया गया है, 1021A में ही है ये, राइट, विथ सर्टेन एक्सेप्शन। क्या रेशनल है? सबसे पहली बात, जैसे हमने डिस्कस किया कि लेजिस्लेचर के इंडिपेंडेंस को हमें क्या करना है, सेफगार्ड करना है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव का जो अनड्यू इन्फ्लुएंस हो उसको भी प्रिवेंट करना है। ये दोनों पॉइंट्स रिलेटेड है। क्या है? लेजिस्लेचर के इंडिपेंडेंस को सेफगार्ड करना है और एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करना है। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया आर्टिकल 75 कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कि लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह ठहराना है। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव के अंदर पैसे उठा रहा है तो आप बताइए वो कैसे पार्लियामेंट में खड़ा होकर के एग्जीक्यूटिव से न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल होकर सवाल पूछेगा। और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस है, एग्जीक्यूटिव पीछे से थोड़ा सा कान ऐड देगा और वो जो लेजिस्लेचर है वो क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। सो अनड्यू इन्फ्लुएंस, एग्जीक्यूटिव के अनड्यू इन्फ्लुएंस को भी प्रिवेंट करना है। साथ ही साथ ये इंश्योर करना है कि लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट रहे, इंडिपेंडेंटली अपना काम करे। एंड एट द सेम टाइम सी सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये भी हमने डिस्कस किया। सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमें इंश्योर करना है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। ऑफ कोर्स वी हैव फ्यूजन ऑफ पावर, बट जिस एक्सटेंट तक हम इस चीज़ को सेपरेट कर सके दैट इज एसेंशियल फॉर अस। सो सेपरेशन ऑफ पावर्स को भी हमें इंश्योर करना है बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और साथ ही साथ हमें कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करना है। हमने कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा कि एक ही पर्सन है, देयर इज वन पर्सन and that is acting as that is discharging some duty under एग्जीक्यूटिव, और साथ ही साथ वो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। अब एक ही पर्सन जो है वो एग्जीक्यूटिव की ड्यूटी भी कर रहा है और लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। अब ये जो पर्सन है ये एग्जीक्यूटिव को किस हद तक अकाउंटेबल ठहरा सकता है। सो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हो रहा है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करने के लिए भी हमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को वन ऑफ द क्राइटेरिया रखना पड़ा है 102 के अंदर टू अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। और कहते हैं कि जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेपरेशन ऑफ पावर का ये जो बॉर्डर है या फिर यहाँ पे जो इंटरफेस है, यहीं से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो स्टार्ट होता है। तो दिस इज द रेशनल दैट सेफगार्डिंग लेजिस्लेचर
जस्ट अ मिनट। सेफगार्डिंग लेजिस्लेटिव इंडिपेंडेंस क्लियर है आपको, एग्जीक्यूटिव के अनड्यू इन्फ्लुएंस को प्रिवेंट करना है, सेपरेशन ऑफ पावर्स को इंश्योर करना है लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में, एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को भी क्या करना है, अवॉइड करना है। क्लियर है। अब चलिए, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर क्या क्या इसेंशियल्स हैं। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक ब्यूटी है कि यहाँ पे बहुत सारे लूप होल्स हैं। तो लूप होल एक भी ये भी है कि 1021 के अंदर एंड 1911 के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के को एक डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया तो इन्होंने बता दिया, बट इन्होंने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है इसको डिफाइन ही नहीं किया। इन्होंने ये कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ने 1021 एंड 191 के अंदर ये कह दिया कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टाइम टू टाइम लॉ इनेक्ट करके ये बताती रहेंगी कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करेगा, कौन से ऑफिसेस हैं जिसको होल्ड करते हुए भी आप लेजिस्लेचर के पार्ट बन सकते हैं। लेकिन ये नहीं कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा क्या। तो अब जहाँ पे इतना ओपन एंडेड हो वहाँ पे जुडिशरी का काम बढ़ जाता है, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम डिफरेंट केसेस में, केस टू केस बेसिस में डिफरेंट एलिमेंट इसेंशियल्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट निकाला है कि ये चीज़ें होंगी तो उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट माना जाएगा। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने किया है तो टाइम टू टाइम केस टू केस बेसिस पे है, और हम इसको देखेंगे। अगेन आपका जीएस का सवाल है, आपको इसमें हर केस लिखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले जो बात आई थी वो उमाराव सिंह वर्सेस प्रवरा सिंह में 1968 में, थोड़ा सा ये ब्लर हो गया, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 3 इसेंशियल एलिमेंट्स दिए थे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के। व्हाट आर द 3 इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट? कोर्ट ने कहा था कि द इंडिविजुअल, देयर शुड बी एन इंडिविजुअल होल्डिंग एन ऑफिस, यानी सबसे पहली बात है कि यहाँ एक ऑफिस होना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द इंडिविजुअल शुड होल्ड एन ऑफिस, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ऑफिस होना चाहिए। सेकेंडली, दैट ऑफिस शुड बी एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी ये किसके अंडर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में हो। ठीक है, तो 3 इसेंशियल एलिमेंट्स कोर्ट ने दिए पहले केस में। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, अगर आप देखें तो ये सारे सब्सिक्वेंट केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर है तो कुछ कंट्रोल होगा। तो अब सब्सिक्वेंट केस में कोर्ट के पास बात आई कि कितना कंट्रोल होगा, राइट। केस का नाम भी है अशोक कुमार भट्टाचार्य केस है, ये 1984 का केस है। वहाँ पे कोर्ट ने कहा, कोर्ट के सामने सवाल था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर तो होनी चाहिए, बट कंट्रोल कितना ज़्यादा होगा, नेचर ऑफ कंट्रोल कितना होगा। तो कोर्ट ने कहा कि द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑफिस इज पाइवोटल। किसी भी ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में डिफाइन करेंगे या नहीं करेंगे, इसके लिए ज़रूरी है कि किस एक्सटेंट तक, कितने डिग्री तक गवर्नमेंट जो है उस ऑफिस को कंट्रोल कर रही है। जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतना ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ऑफिस जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आएगा। जितना कंट्रोल की डिग्री कम होगी उतना ज़्यादा लेसर प्रोबेबिलिटी होगा कि उस ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर रखेंगे, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन अदर सर्कमस्टांसेस। अब बात आ गई कि एक ऑफिस होनी चाहिए और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर होना चाहिए, और ये जो कंट्रोल है ये जितना ज़्यादा, जो एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल है, ये बताएगा कि वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, यानी द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल इज पाइवोटल। अब बात आती है कि ऑफिस है, आप सर्विस दे रहे हैं, तो पेक्यूनियरी एडवांटेजेस, पैसे इन्वॉल्व होने चाहिए। तो कोर्ट ने सब्सिक्वेंट केस में, दिस इज कॉल्ड हेज वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ये आपको केसेस बिल्कुल याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि सब्सिक्वेंट केस में, टू हाईलाइट कि हर केस से एक एक पॉइंट आए हैं। सब्सिक्वेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ ऑफिस होना, गवर्नमेंट कंट्रोल में होने की बात नहीं है, यहाँ पे पेक्यूनरी एडवांटेजेस भी इन्वॉल्व होना चाहिए। पैसा का चक्कर है बाबू भैया, पैसा होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व नहीं है लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट का कंट्रोल भी है लेकिन पैसा इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आएगा। सो एक एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट हमेशा होना चाहिए। प्रो बोनो बेसिस पे या फिर वॉलंटरी कर रहे हैं आप गवर्नमेंट के लिए, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। तो पैसा का चक्कर है, पेक्यूनरी एडवांटेजेस, पैसा इन्वॉल्व होना ही होना चाहिए, तभी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में आएगा।
अब नेक्स्ट जो केस आई, नेक्स्ट जो इशू आया कोर्ट के सामने, वो ये आया कि ठीक है, ऑफिस होना चाहिए, गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए, एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल डिटरमाइन करता है, इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ पैसा, पेक्यूनरी एडवांटेजेस भी होना चाहिए। अब इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट ये है कि देखिए, मंथली रेगुलर इनकम जरूरी है, रेगुलर पैसा जरूरी है, रेगुलर प्रॉफिट जरूरी है, कि या फिर एक इंटरवल पे भी पैसा मिले। कभी आप अगर किसी ऐसे पोजीशन पे हैं जहाँ से गवर्नमेंट से आप पैसा ले रहे हैं, जरूरी नहीं कि हर महीने आए, बट 6 महीने में एक बार आ रहा है, तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंस्टिट्यूट करेगा कि नहीं। तो ये इसको रेगुलरिटी ऑफ इनकम बोलते हैं, कि इनकम तो होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा इनकम इम्पॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि रेगुलर इनकम हो। सो देयर शुड बी पेक्यूनरी एडवांटेजेस, एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, देयर शुड बी एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और प्रॉफिट होना भी चाहिए, बट ये प्रॉफिट रेगुलर हो, हर महीने हो, जरूरी नहीं है। सो रेगुलरिटी ऑफ इनकम इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ रेगुलर इनकम। लास्टली कोर्ट सेड इन अनदर सब्सिक्वेंट जजमेंट कि बिसाइड्स दिस क्राइटेरिया, हमने देखा कि ऑफिस होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, नेचर ऑफ कंट्रोल कैसा होना चाहिए, द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइवोटल है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डिटरमाइन करने में, पेक्यूनरी एडवांटेजेस, पैसा होना चाहिए, पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, और रेगुलरिटी ऑफ इनकम, तभी आप डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट कर सकते हैं। रेगुलरिटी ऑफ इनकम, पैसा तो इन्वॉल्व हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो रेगुलर हो, हर महीने हो। कभी अगर आपने किसी इंटरवल पे भी अगर आप बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, प्रॉफिट डिराइव कर रहे हैं, तो आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसमें आपको इसको काउंट किया जाएगा। लास्टली सुई जूरिस, कोर्ट ने कहा कि जो ऑफिस होल्डर है ये सुई जूरिस होना चाहिए। सुई जूरिस मीन्स कि दैट ऑफिस होल्डर, दैट पर्सन शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ होल्डिंग दैट ऑफिस, राइट। ऐसा नहीं है कि किसी को भी बिठा दिया और पैसा डिराइव कर रहा है, ऐसा नहीं है। दैट पर्सन शुड बी सुई जूरिस, दैट पर्सन शुड बी लीगली कैपेबल ऑफ होल्डिंग द ऑफिस। तो ये सारे इसेंशियल्स जो हैं, ये 5 इसेंशियल्स हैं, कोर्ट ने डिफरेंट जजमेंट्स में आपको दिए हैं टू डिटरमाइन what constitutes office of profits and what attracts disqualification under office of profit। अब कोर्ट ने कुछ टेस्ट दिया है। बेसिकली हमने जो पढ़ा है ना कि नेचर ऑफ कंट्रोल, जो दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था, और हमने देखा कि द एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर ऑफिस इज पाइवोटल, यानी जितना ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल होगा उतने ज़्यादा चांसेस होंगे डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट करने के। सो बेसिकली इस टेस्ट में इसी गवर्नमेंट कंट्रोल को एक्सप्लेन किया गया कि टू व्हाट एक्सटेंट। सो सबसे पहली बात है कि गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट। सो कोर्ट कहती है कि गवर्नमेंट के पास पावर हो कि वो ऑफिस होल्डर को अपॉइंट भी कर सके और रिमूव भी कर सके, तभी वो क्या हो, ये एक टेस्ट है, तभी वो कंस्टिट्यूट करेगा ये जो बेसिकली नेचर ऑफ कंट्रोल। तो पहला है कि कंट्रोल इस एक्सटेंट तक होना चाहिए कि अपॉइंटमेंट और रिमूवर का गवर्नमेंट के पास पावर हो उस पार्टिकुलर ऑफिस होल्डर का। दूसरा, नेचर ऑफ कंट्रोल कैसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट पेमेंट करे, यानी गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंटमेंट और रिमूवल के लिए सिर्फ रिस्पॉन्सिबल ना हो, वो रिस्पॉन्सिबल हो रिम्यूनरेशन पे करने के लिए। जो भी ऑफिस है उससे अटैच्ड एक रिम्यूनरेशन होगा, एंड गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग दैट रिम्यूनरेशन टू द पर्सन। थर्डली गवर्नमेंट कंट्रोल होना चाहिए किस चीज़ पे, आप अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल भी कर रहे हैं, आप रिम्यूनरेशन भी पे कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ऑफिस है उस ऑफिस के फंक्शन में, जो फंक्शंस के परफॉर्मेंस में गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी थर्ड टेस्ट ये देखा जाता है, और सारे टेस्ट के सारे पैरामीटर्स के डिग्रीज को एनालाइज करने के बाद ही ये डिटरमाइन किया जाता है कि वेदर दिस अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। तो पहला क्या है कि गवर्नमेंट पोजीशन में अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल का। दूसरा क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो उस ऑफिस से रिलेटेड जो भी रिम्यूनरेशन है उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास हो। तीसरी बात क्या है कि उस ऑफिस से एसोसिएटेड जो भी फंक्शन है उस फंक्शन के परफॉर्मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। एंड लास्टली कोर्ट सेड कि बिसाइड दिस थिंग्स एक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन ऑफिस फॉल्स विद इन द एम्बिट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ नॉट। अगर ये सब है
अगर ये तीनों चीज़ें हैं लेकिन अगर आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं एस्टैब्लिश कर पाते हैं, देन दैट ऑफिस विल नॉट फॉल अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एज गिवन इन आर्टिकल 1021 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इट विल नॉट अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये टेस्ट्स हैं कि ये टेस्ट डिटरमाइन करती हैं कि वेदर एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट विल अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन और नॉट। क्लियर है ये? अब चलिए रिसेंट डेवलपमेंट्स में देखिए, दो केस हमने आपको दिए हैं। एक केस इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा केस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जैक्टली इसमें कोई ये नहीं आया था, वर्डिक्ट नहीं आया था, क्योंकि मोर और लेस ये एंटी डिफेक्शन का इशू हो गया था एज कम्पेयर टू 102 क्लॉज 2 का इशू हो गया था। इसको 1021 में ले गया था। ओके, चलिए रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो 2018 का जजमेंट है आप एमएलएस डिस्क्वालिफिकेशन के। यहाँ पे क्या हुआ था कि 20 आप एमएलएस को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। क्लेम ये था कि दे आर होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, यानी आम आदमी पार्टी के जो 20 एमएलएज हैं, ये एमएलए तो हैं ही, साथ ही साथ ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज का भी जो है वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, ऑफिस होल्ड कर रहे हैं। तो दे आर, ये बेसिकली ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को के अंदर 102 क्लॉज 1 के अंदर ये इनका डिस्क्वालिफिकेशन दे आर अट्रैक्टिंग। ठीक है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वाश कर दिया था ऑन द ग्राउंड की जो एमएलएस थे उनको एक फेयर हियरिंग का ही चांस नहीं दिया गया था, एंड इट वायोलेटेड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सो ये हुआ था आप एमएलएस डिस्क्वालिफिकेशन केस 2018, ये आप याद रखेंगे। 2021 का केस है मुकुल रॉय पैक अपॉइंटमेंट केस है। इसमें बेसिकली मुकुल रॉय पार्टी स्विच करते हैं और हालांकि यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया, पर कोशिश करिएगा कि किसी भी पॉलिटी के किसी भी क्वेश्चन में किसी भी पार्टी को अच्छे कलर या बुरे कलर किसी भी कलर में डाले ही नहीं। सर्टेन पार्टी इज गुड, डू नॉट नेम एनी पार्टी। ओके, सो बेसिकली मुकुल रॉय जो होते हैं वो बीजेपी किसी और पार्टी से बीजेपी में स्विच करते हैं, और जब वो बीजेपी एमएलए होते ही हैं उसी समय उनको पैक का चेयरमैन बना दिया जाता है। एंड दिस मैटर वाज चैलेंज बिफोर द कलकत्ता कोर्ट रेजिंग कंसर्न्स ओवर डुअल लॉयल्टी एंड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। डुअल लॉयल्टी दैट इज पैक का चेयरमैन और एमएलए तो है ही। सो डुअल लॉयल्टी एक इशू आप हाईलाइट कर सकते हैं। सो बेसिकली कोर्ट इसमें कोई इशू नहीं दिया था, और कोर्ट ने कहा था कि स्पीकर शुड टेक नोशन जो भी इसमें डिसीजन है, क्योंकि ये बेसिकली डिफेक्शन के अंदर ये बाद में आ गया था। तो इतना ज़्यादा आपको इसमें माइंड नहीं करना है। आप एक केस याद रखिए, आप एमएलएस डिस्क्वालिफिकेशन केस, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब चलते हैं, देखिए मेजर्स पहले आ गए, ये स्कैनिंग के टाइम पे इशू हुई है। देखिए नेक्स्ट जो आपको कंटेंट मिलेगा वो आपको पीडीएफ फॉर्मेट मिलेगा, यानी टाइप किया हुआ मिलेगा, बट आपका काम है इस तरह से हैंड रिटन नोट्स बनाना। अगर पीडीएफ लेके पढ़ेंगे वो आपको रजिस्टर नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहेंगे अगर आपको जो भी कंटेंट मिल रहा है अगर आप उसको लिख लें, वो उसी समय सर्टेन पोर्शन उसका रजिस्टर हो जाता है। ठीक है, तो आपको पीडीएफ मिलेगा, बट यू हैव टू राइट दैट पीडीएफ इन योर ऑन हैंड्स। चलिए, व्हाट आर द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू कंसेप्ट ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देखिए पहला तो यही है कि लैक ऑफ क्लियर डिफिनेशन, राइट। हमने देखा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, ये सिर्फ वर्ड मेंशन है 1021 में, राइट। 1021 क्लॉज ए में सिर्फ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन है और डिस्क्वालीफाई होगा। ये लिख दिया इन्होंने कि पार्लियामेंट लॉ बना करके ये बता सकती है कि कौन कौन से ऑफिसेस हैं जिसको होल्ड करते हुए आप डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करेंगे, राइट। लेकिन ये नहीं बताया कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होगा। सो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफाइंड नहीं है, राइट। तो इसके लिए बहुत सारे एम्बिग्यूटी है, राइट। साइमल्टेनियसली अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, उसको डिफाइन करना पड़ता है, और केस टू केस बेसिस पे ही कोर्ट चलेगी। यूनिफॉर्म तो वो डिफिनेशन नहीं दे सकती, राइट। जब कोर्ट केस टू केस बेसिस पे चल रही है तो देयर हैज़ टू बी लीगल अनसर्टेनिटी, एंड जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ पे पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का स्कोप हमेशा रहता है। सो दिस इज़ द
फर्स्ट चैलेंज लैक ऑफ क्लियर डिफिनेशन की वजह से क्या हो रहा है, एम्बिग्यूटी है एंड केस टू केस बेसिस पे कोर्ट अप्रोच कर रही है, जिसकी वजह से लीगल अनसर्टेनिटी है एंड लीगल अनसर्टेनिटी जो है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को स्कोप देती है। हमने देखा एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ओवर लेजिस्लेचर, राइट। हमने ये तो देखा कि कुछ जो पोस्ट्स हैं वो एक्सक्लूडेड है, बट अगर उन पोस्ट्स पे लेजिस्लेचर को अपॉइंट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव लिंक पोस्ट पे अगर हमें लेजिस्लेचर को अपॉइंट करते हैं, तो काइंड ऑफ somehow they are compromising on their independence and it is also undermining the principle of separation of power. separation of power को भी अंडरमाइन कर रहा है, लेजिस्लेचर के इंडिपेंडेंस को भी अंडरमाइन कर रहा है, तो ये इश्यूज है। साथ ही साथ हमने जैसा पढ़ा आर्बिट्ररी एग्जेम्पशन वाया लेजिस्लेशन, यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर ये लॉ बना करके कुछ ऑफिसेस को डिस्क्वालिफिकेशन से एग्जेम्प्ट कर सकती हैं, राइट। सो व्हाट इज द इंटेंट ऑफ 102 एंड 191? इवेंचुअली ये सिलेक्टिव फेवरेटिज्म को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि कुछ ऑफिसेस को टाइम टू टाइम आप लॉ बना करके ये कह सकते हैं कि ये ऑफिसेस जो हैं वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो जैसी जबकि सरकार रही, जब जिसको फेवर करना पड़ा उन ऑफिसेस को आप डाल देंगे एक्सेप्शन में, राइट। सो काइंड ऑफ ये आर्बिट्ररी एग्जेम्पशन है और उसकी वजह से सेलेक्टिव फेवरेटिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। लास्टली डिले एंड politicization of disqualification process, right? See, जो 1021 के अंदर जो डिसीजन होता है ये प्रेसिडेंट लेते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन, एंड 191 के अंदर जो डिसीजन होता है वो गवर्नर लेते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं, सो इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट गेट्स, आप आइडियल वर्ल्ड में कह सकते हैं कि नो इट्स अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस, बट इन रियलिटी इट गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशन, राइट। सो इवेंचुअली इट लीड्स टू क्वेश्चनिंग द ओवरऑल फेयरनेस ऑफ द सिस्टम। जो पूरा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है, इफ यू आर इंक्लूडिंग president or governor that is head of the executive and another institution that is Election Commission of India. So eventually the multiple institutions are getting involved, so the process will be slow, and because executive itself is involved, there has to be certain political consideration, so eventually question तो उठेगी सिस्टम पे। सो दीज आर द चैलेंजेस। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो सेम ही पॉइंट सारे बच्चे पढ़ेंगे। देखिए, कोई स्टार्ट करेगा पहला पॉइंट लैक ऑफ क्लियर डिफिनीशन को और उसको एक्सप्लेन करेगा, और कोई लिखेगा कि स्कोप ऑफ फॉर पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और इसी को रिफ्रेज करके एक्सप्लेन करेगा। कोई लिखेगा कि एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस ओवर लेजिस्लेचर, कोई लिखेगा कि इट अंडरमाइंस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर और इसको एक्सप्लेन करेगा। कोई लिखेगा डिले एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसेस, कोई लिखेगा कि क्वेश्चनेबल डिसीजंस एंड डिले, स्लो एंड क्वेश्चनेबल डिसीजंस, और फिर उसको एक्सप्लेन करेगा। सो कंटेंट एक ही है, और आप कंटेंट के पीछे मत भागिए कि कौन क्या लिखेगा, आप ये देखिए कि आप कितना रिप्रोड्यूस करें। इतना पढ़ाया इतना रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता है। अब हमने इश्यूज देख लिए, अब हमें लास्टली देखना है कि व्हाट आर द मेजर्स टू इम्प्रूव द रेगुलेशन ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के रेगुलेशन को हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने 3 मेजर्स लिए हैं। आप 1-2 भी लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में भी लिख सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन विच यू, अगर डायरेक्टली नहीं पूछा जा रहा है तो इन तीनों में से आप किसी एक से कंक्लूड भी कर सकते हैं अगर 10 नंबर का आता है तो सबसे पहले देखिए लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन है। लॉ कमीशन 170th रिपोर्ट में जो कि 2001 में आई थी, उस समय रिकमेंड किया था कि देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशन का इंस्टीट्यूशन है वो पॉलिटिसाइजेशन, हमने भी देखा कि पॉलिटिसाइजेशन के लिए ओपन है। प्रेसिडेंट और गवर्नर हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन एसोसिएशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया को, इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, दैट इज प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सो देयर इज अ स्कोप ऑफ पॉलिटिसाइजेशन। सो इस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने 170th रिपोर्ट जो कि 2001 में आया था, कहा कि एक काम करिए
एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर दीजिए। जो डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चंस हैं 102 1 एंड 191 1 के अंदर, उसको डिसाइड करने के लिए आप एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल कर दीजिए, ताकि ये डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी को अपहोल्ड रख सके। कैसे ये डेमोक्रेटिक इंटेग्रिटी को अपहोल्ड करेगा? बाय इंश्योरिंग फास्टर एंड इम्पार्शियल डिसीजंस। यहाँ पे हमने देखा कि फेयरनेस पे ही सवाल उठ रहा है, तो फिर लॉ कमीशन ने 2001 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि काम करिए, आप इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश कर दीजिए और वो फास्टर देगी डिसीजन मेकिंग और इम्पार्शियल होगा, तो ओवरऑल जो इंटेग्रिटी है प्रोसेस का, उस पर सवाल नहीं उठेगा। 2002 में आते हैं, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीआरडब्ल्यूसी ने 2002 में रिकमेंड किया था कि एक क्लियर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दीजिए, एक क्लियर स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क दीजिए। कैसे? एक लेजिस्लेशन बनाइए, कानून बनाइए और क्लियरली डिफाइन करिए। क्लियर डेफिनेशन होना चाहिए। जो हम केस टू केस बेसिस पे जा रहे हैं वैसा नहीं होना चाहिए। क्लियर डेफिनेशन दीजिए कि क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, ताकि जो इंटरप्रिटेशन और लिटिगेशन है इसमें जो आर्बिट्ररीनेस है इसको रिड्यूस किया जा सके। तो एनसीआरडब्ल्यूसी ने क्या कहा कि ये जो टर्म है इसको क्लियरली डिफाइन कर दीजिए। एंड पूंजी कमीशन ने 2010 में क्या कहा था कि जो लेजिस्लेचर्स हैं इनका अगर अपॉइंटमेंट करना ही है तो इनके अपॉइंटमेंट को आप नॉन रिम्यूनरेटिव एंड प्योरली एडवाइजरी पोस्ट पे कर दीजिए। ठीक है, इनको मतलब कि लेजिस्लेचर को रिम्यूनरेटिव पोस्ट पे अपॉइंट ही मत कीजिए। ठीक है, ऐसे पोस्ट पे अपॉइंट मत कीजिए जहाँ पे इनके जो एडवाइस है वो बाइंडिंग हो या फिर इम्पोर्टेंट हो। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि कोर्ट ने कहा इसेंशियल्स में कि पैसा होना चाहिए, देयर हैज़ टू बी रिम्यूनरेशन, प्रॉफिट इन्वॉल्व होना चाहिए, चाहे वो रेगुलर हो या फिर इरेगुलर हो। पैसा नहीं रहेगा तो कोई मसला ही नहीं होगा। तो पूंजी कमीशन ने कहा कि अगर लेजिस्लेचर्स को अपॉइंट करना ही पड़ रहा है तो अपॉइंटमेंट जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको नॉन रिम्यूनरेटिव पोस्ट पे अपॉइंट कीजिए। और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दीजिए, वो पहले ही फिल्टर कर लेगी और उन्हीं पोस्ट पे इनका रिकमेंडेशन होगा जहाँ पे रिम्यूनरेशन इन्वॉल्व नहीं है, ताकि जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है इसको अवॉइड किया जा सके। तो दीज आर द पॉइंट्स। अब चाहे आप तो इन्हीं में से किसी एक दो को आप लिख सकते हैं, एक के साथ आप वे फॉरवर्ड कर सकते हैं या फिर कंक्लूड कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। आप चाहे आपके पास कंटेंट है, आपके सामने डिस्कशन है, इनके साथ आप चाहे आप जिस तरह से खेल सकते हैं। अगेन समराइज मत कीजिएगा कि इश्यूज़ क्या है, सॉल्यूशन क्या, उसी को लिख दिया आपने ऑलरेडी। अगर ये 10-15 वर्ड्स में आता है तो आपको अकॉर्डिंगली इसको शॉर्ट करना होगा। 250 वर्ड्स में आता है तो भी देखिए बहुत जगह आपको, जैसे इसको आप अपने वर्ड्स में लिखेंगे छोटा हो जाएगा, मुकुल रॉय अवॉइड कर देंगे आप। ये एक्सप्लेनेशंस जो हुए हैं ये छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इसको कस्टमाइज़ करना है आपको। और 250 वर्ड्स में आता है तो जब आप कंक्लूजन लिखेंगे अगेन थोड़ा सा जो भी हमने इश्यूज़ डिस्कस किए उसको एलाबोरेट कर देंगे। 150 वर्ड में आता है तो आप उसको शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे। जब भी अगर 30 से 40 वर्ड आप लगा रहे हैं अपने कंक्लूजन में, 30 वर्ड्स तो दे ही रहे, 30 वर्ड्स कोशिश करिए कि आपने ऑलरेडी जो लिखा है उसको समराइज ना करें। अगर मैं ही आपकी इवैल्यूएटर हूँ, एग्जामिनर हूँ, मैं वही बातें दोबारा क्यों पढ़ना चाहूँगी जो ऑलरेडी आपने 200 वर्ड्स में या 100 वर्ड्स में, 120 वर्ड्स में डिस्कस किया, राइट। तो गिव मी समथिंग न्यू। कंक्लूजन में कुछ फ्रेश, कुछ रिफ्रेशिंग दे दीजिए, क्योंकि आते आते एग्जामिनर जो है वो कंक्लूजन पढ़ के ही आपको मार्क्स देगा। पुराना जो भूल चुक है वो भूल चुका होगा और इस डिस्कशन पे आपको जो कंक्लूजन में आप लिख रहे हैं उसके बेसिस पे मार्क्स देगा। तो कोशिश करिए कि कंक्लूजन को थोड़ा एक्स फैक्टर दिया जाए। एंड अगेन किसी कमेटी के रिकमेंडेशन से, एक फ्यूचरिस्टिक टोन से अगर कंक्लूड करें तो बड़ा अच्छा रहता है। सो ऑन दिस टोन आज का क्लास थोड़ा सा डिस्कशन लंबा हो गया। विल ट्राई टू मेक इट बिट मोर कंसाइज, क्योंकि हमें अगेन हम कंसेप्ट, जब तक आपको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये डिस्क्वालिफिकेशन क्यों है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है बट डिफाइन नहीं कर सकती, ये सब पता नहीं होता तो आगे हम जो डिस्कस कर रहे थे वो समझ में नहीं आता। इसलिए ज़रूरी है कि अगेन आपके लिए होलिस्टिक डिस्कशन ज़रूरी है। अब आप इसको अगर लिख लिए हैं, नोट्स बना लिए हैं, तो
आपको और कहीं मगजमारी करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट हैव टू राइट अ क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।